हमारा सोचने का अंदाज। बैठ जाइए। हर एक व्यक्ति का अपना अपना होता है नजरिया, उसी को हम दृष्टिकोण बोलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक तीसरा, दौर विकास क्रम का भूलना नहीं। और उसी दौर में हमने पूरे टॉपिक को कंपाइल कर लिया है। प्रशासनिक सिद्धांतों को भी यहां समझाने लग गए हैं क्या होते हैं प्रशासनिक सिद्धांत। अर्थात इसमें सब टॉपिक चल रहा था लोक प्रशासन के सिद्धांत। लोक प्रशासन के सिद्धांतों की स्टडी में कल की क्लास में जाते जाते सबसे पहले आपने ये देखा कि उपागम क्या होता है, क्योंकि कई बार इस नाम से आपका पाला पड़ता है। और सिद्धांत क्या होता है, एक बार रिकॉल करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब आप सिद्धांतों की बात कर रहे थे तो यहाँ पे आपने ये जाना कि सर सिद्धांत दो प्रकार के चर्चा की जा सकती है। सिद्धांत का मतलब तो ये सब हमने शुद्ध रूप से विज्ञान से लिया है। और वहां सिद्धांत का मतलब होता है कुछ ऐसी बात, कुछ ऐसा तरीका, कुछ ऐसी परंपरा जो दोहराई जा सके, जिसके दौरान के आधार पर हम परिणामों का पूरा अनुमान लगा सकें। अर्थात तथ्यों के संकलन की एक तरीका होता है जिसमें तथ्य हैं, उनका वर्णन हो सकता है, उनके बीच तुलना की जा सकती है, उनका विश्लेषण हो सकता है और तटस्थता भी होती है। तो इस तरह से इन तरीकों से, इन पद्धतियों से जब हम किसी भी समस्या को समझते हैं या उसका विश्लेषण करने में सक्षम होते हैं तो यही तरीका क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। सरल भाषा में आप इसको कहते हो कि तथ्यों का क्रमबद्ध ज्ञान हासिल करना ही विज्ञान। एक सरल लाइन है। तो इसमें विज्ञान में आपने कई सारी चीजें देखते हैं। आप सबसे पहले क्या पाते हैं कि विज्ञान है तो क्या होगी, तथ्यात्मकता है बात, तथ्यों का क्रमबद्ध। दूसरा, तथ्यात्मकता है तो निश्चित रूप से उनमें क्या होगी, क्रमबद्धता होगी। ये गुण होते हैं किसके, किसी भी विज्ञान के। तथ्य है, क्रमबद्धता है, तो निश्चित रूप से उनका हम क्या कर सकते हैं, वर्णन, वर्णात्मकता। जब वर्णन कर सकते हैं और कई सारे तथ्य हैं तो उनके बीच निश्चित रूप से तुलनात्मकता भी होती है, तुलना भी की जा सकती है। और जब इन सारी प्रक्रियाओं से आगे बढ़ते हैं तो हम एक बेहतरीन विश्लेषण कर सकते हैं। ये सारे के सारे या विश्लेषणात्मकता, ये किसके गुण होते हैं, विज्ञान के गुण होते हैं। तो ये सारे गुण तो होंगे ही होंगे। इसको आप समीकरण एक बोल दो थोड़ी देर के लिए। तो जब आप सामाजिक विज्ञानों को समझ रहे थे तो सामाजिक विज्ञान में विज्ञान वाली समीकरण एक तो है ही है। अर्थात यहां सब्जेक्ट चेंज हो गया, सब्जेक्ट प्राकृतिक तथ्यों की बजाय समाज के तथ्य हो गए, बस बात इतनी। या नेचुरल फिनोमिना को जानने की बजाय समाज को समझने की कोशिश की जाती है। समाज की परंपराओं, ताने बाने, सबको समझने की कोशिश की जाती है कि सामाजिक प्रक्रियाओं में जीवन कैसे यापन किया जाता है। ये चीज हम समझ दें तो जाहिर सी बात है कि इन सब तरीकों, इन सब गुणों के साथ साथ इसमें कुछ चीज और जुड़ जाएंगी। जब समाज का शब्द आता है, जब समाज आप कल्पित करते हो तो समाज का मतलब है मानवीय समाज। यस और नो, समाज का मतलब है मानवीय समाज। तो निश्चित रूप से उसमें क्या होना चाहिए, मूल्यात्मक, क्योंकि मानव है तो मूल्यपूर्ण होगा ही होगा। मनुष्य ही आपको जब कहा जाता है, जब आप में मनुष्यता है, वो क्या चीज है जो आपको मनुष्य बनाती है, मानव बनाती है, वो क्या चीज है जो आप में और दानव में डिफरेंस करती है। एक खास तत्व है जो आपकी पहचान होता है। गाय में गोतत्व, मनुष्य में मानवता, मनुष्यत्व, दानव में दानवता, यही तो है उसका खास गुण, इस चरित्र का गुण। इसे फिलॉसफी की भाषा में आप मूल गुण कहते हैं, मूल धर्म भी बोल देते हैं। भारतीय दर्शन में मूल धर्म और आगंतुक धर्म दो धर्म होते हैं। जैसे चीनी का मूल धर्म मिठास होता है कि नहीं होता। चीनी, मैंने बोला चीनी, चीनी कहती है, आपके मुंह में क्या आ गया,
पानी आ गया, एहसास होने लगा कि हाँ मीठा। मैंने कहा नीम, तो नीम का गुण ही क्या है, उसकी पहचान है, वो कड़वाहट है, तो ये उसका मूल धर्म होता है, उसके बिना वो नीम है ही नहीं, उसके बिना नीम नहीं है। अब आजकल आप लोग तो क्या कहने लग गए, बोलो मीठा नीम, जा बेटा पत्ती तोड़ ला, कढ़ी में तड़का लगाना है ना, मीठा नीम। अरे भाई विरोधाभासी शब्द है, अगर मैं इसको जांचू तो मैं तो 0 नंबर दे दूंगा, काट दूंगा, फेंको इसको, नालायक को यही नहीं पता कि नीम तो नीम होता है, नीम का वजूद ही कड़वाहट से है। वो कड़ी पत्ते का पेड़ है, उसे नीम का मत बनाइए। बोलो मीठा नीम, कल को नमकीन नीम भी लाओगे, खट्टा नीम भी लाओगे, और उसकी जड़ों में आप लेस डाल दोगे चिप्स, तो फिर वो लेस का स्वाद देगा। बोले साहब ये मजेदार नीम आ गया। अपनी तरफ से कुछ नहीं, हमारा दर्शन बड़ा व्यापक दर्शन है, हास्य के साथ आगे बढ़ते हैं। और सच्चाई तो ये है कि आपका शब्दकोश बड़ा मजबूत होना चाहिए। यदि हमारा शब्दकोश मजबूत है तो हम कोई सी भी भाषा में बढ़िया अभिव्यक्ति कर लेते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मूल्यात्मकता इसमें है। मूल्य हमेशा जब होते हैं तो मूल्य जो होते हैं वो किसकी पहचान होते हैं, दर्शन की होते हैं। इसका मतलब एक और गुण आना चाहिए, दर्शन में हमेशा क्या किया जाता है, पहले समझाया था एक दिन कि दर्शन पुनर्निर्माण करता है, विज्ञान केवल वर्तमान को बताता है। ये तरीके क्या हैं, केवल तुलना करते हैं, तथ्यों की जानकारी तक देते हैं, मूल्य तक नहीं पहुंच पाते। समाज में क्या गलत है उसको हटाकर क्या अच्छा होना चाहिए, अर्थात क्या किया जाता है। अरे इस पूरे विचारण का, पूरे पढ़ाई का, पूरे चिंतन का मूल उद्देश्य क्या है, समाज में कि न किसी मूल्य की पुनर्स्थापना, तभी तो जीवन अच्छा बनेगा। यस और नो। तो सामाजिक विज्ञानों का पहला वास्तव में सार किससे बनता है, पुनर्निर्माण से। और पुनर्निर्माण किसका गुण है, विज्ञान निर्माण नहीं करता है, विज्ञान प्रूव करता है। विज्ञान केवल वर्णन करता है, तुलना करता है, विश्लेषण करता है, नया कुछ भी नहीं बनाता है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको साबित करता है, बस। नया कभी कुछ नहीं बनाता विज्ञान। आप कहोगे अजीब बात बोल दी सुबह सुबह, हमने तो सुना था विज्ञान में आविष्कार होते हैं, हर चीज नहीं बनी। अच्छा ये बताइए, हवा आपको ये पंखा दे रहा है तो इसने हवा बनाई है क्या, हवा बनाई तो नहीं ना। आप ये बिजली जिससे चल रहा है करंट, ये बिजली बोलिए सर बनाई है एक प्लांट में, नहीं नहीं, बोले इंसानों बनाई नहीं है, कन्वर्ट किया है उसने, एक दूसरी ऊर्जा को परिवर्तित करके इलेक्ट्रिसिटी में बदल दिया है, बस। आप यहां पूरे प्रकृति में ऊर्जा कभी भी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म होती है। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती और ना ही खत्म हो सकती, वो प्रकृति में व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। अभी आप सजीव की तरह जी रहे हो, मर जाओगे, मरना तो है ही, पूरी बात थोड़ी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मर जाओगे तो आपके पंच तत्व विलीन हो जाएंगे पंच तत्व में, कार्बनिक यौगिक ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। इससे कैल्शियम है, कार्ब्स हैं, प्रोटीन है, बाकी मिनरल्स हैं, सब उन मिनरल्स में मिल जाएंगे, उनसे पौधों में आएगा, पौधों से फिर देखिए ये चक्र चलता रहता है, ये ऊर्जा चक्र है। जैसे जीव चक्र, जल चक्र, भोजन चक्र, ऐसे ऊर्जा चक्र है। ऊर्जा कभी ना तो उत्पन्न होती है ना खत्म की जा सकती, क्या कन्वर्ट होती है बस। और अगर इस चीज का भान सबको हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है रोना धोना बंद हो जाएगा। सच्चाई यही है, क्यों रोना, बस कन्वर्जन है, सीधी सी बात है। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम का हिस्सा है। अभी आप और हम इस यात्रा के जो यहाँ से शुरू हुई मिट्टी से क्यों चढ़ के इधर, अभी हम इस फेज पे हैं, मतलब टॉप पे, तो हमें हमें आभास होने लगा है कि यही सत्य है, जबकि ये पूरी तरह असत्य है। यहाँ आप कूदड़ी में पड़े पड़े सुसु करते थे, है ना, लैट्रिन निकलती थी माँ बाप के हाथों में, कभी बुरा ही नहीं लगता। माँ बाप को कभी बुरा लगता है क्या, नहीं, बड़ी खुशी खुशी परवरिश करते, हंसते हो रहे, शैतानी करता है बच्चा तो बड़ा आनंद लेता है पूरा परिवार। आप अक्षम हो तो आपको खिलाया जाता है, हाथों से चलना सिखाया जाता है पकड़ के, आप खुद से सीख गए, आप पूरे व्यस्क हो गए, आप राजा समझने लगे, खुद को बॉन्ड समझने लगे। आप जैसे ही आपकी कोशिकाएं डाउन पड़ेंगी, उनमें का संचार कम होने लगेगा, अपना जीवन काल पूरा करेंगे तो शिथिलता आती जाएगी। धीरे धीरे पता लगा, बुढ़ापे में एक समय ऐसा आता है जैसे बच्चा लड़खड़ाता है वो भी लड़खड़ाने लगते हैं,
एक समय ऐसा आता है कि उनका भी बिस्तर पे पोटी निकल जाती है, टॉयलेट निकल जाता है, तो बड़ा हीन भावना से देखते हो, कोई नजदीक भी नहीं जाता। क्यों, भूल गए क्या इस प्रक्रिया को? दैट इज नेचुरल फिनोमिना। पहले उन्होंने आपका किया था, वो भी खुशी खुशी, अब आपकी बारी है। लेकिन ऐसा करता तो कोई नहीं। एक आधों को जो अपवाद है, एक्सेप्शन से, उनको छोड़ के ये ये ऊर्जा का एक चक्र है, उसी को जीवन चक्र कह सकते हो, कुछ नहीं। उनका उस वक्त उन्हें उंगली की जरूरत होती है, पहले आपको थी, पहले उन्होंने आपको कंधे पे बिठाया, अब तो कोई नहीं बनता। और अगर किसी ने कर भी दिया तो कितनी बड़ाइयां लेते हैं लोग, मतलब फला का छोरा तो श्रवण कुमार है, क्या नया कर दिया, क्या नया कर दिया मेरे भाई, कुछ भी नहीं। राइट, ये ऊर्जा चक्र है, ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, इस बहाने कम से कम एक अच्छा विचार आपके दिमाग में आया, अच्छी बात है। समझिए और जाके थोड़ा सा अपना व्यवहार परिवर्तित कीजिए घर वालों के साथ, स्पेशली बूढ़े सास ससुर के। ये मैं, सास ससुर आपके ही थोड़ी है, लड़कों के भी तो हैं। ये नालायक तो खबर भी नहीं लेते फोन करके, लेते हो क्या? बोला ना साहब, बस नेग लेने जाते हैं, जब मौका मिलता है वहां तो चूकते नहीं है। ये आपको तो शायद ये मौका भी नहीं मिला है अभी। देखो कैसे मुंह लटका के कह, आएगा, पेशेंस रखो, नौकरी लग जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विज्ञान जो है, उससे ये क्या लेता है, केवल तरीके लेता है। कुछ तरीके का मतलब पढ़े लिखों की भाषा में पद्धति लेता है। इन पद्धतियों की मदद से वास्तव में ये क्या करता है, समाज में मूल्यों की पुनर्स्थापना करता है। कौन करता है? सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान का दायरा बड़ा है, किससे? विज्ञानों से। यह विज्ञानों से तरीके लेता है, पद्धति लेता है, पर वास्तव में और आगे बढ़ के पुनर्निर्माण करता है, दर्शन की स्थापना करता है। यहां तक सबका क्लियर? चलिए आगे बढ़ते। तो अब अपना पार्ट ये है, हम इसमें बात कर रहे थे, और यहां इसको दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। इन सिद्धांतों में जो भी गुण होते हैं ये सारे उपागम में भी होते हैं। बस इसमें एक चीज होती है कि देने वाले का दृष्टिकोण और होता है, और इनमें दृष्टिकोण नहीं होता, ये दृष्टिकोण मुक्त होता है, ये यूनिवर्सल फॉर्म में होते हैं। अर्थात 2+2 = 4, ये हमेशा इस तरह के होते हैं। सार्वभौमिकता का गुण होता है विज्ञान में, उपागम में नहीं, क्योंकि उपागम में दृष्टिकोण आ जाता है, किसी व्यक्ति के खास विचार उसमें शामिल हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि उपागम जो होता है, ये जब व्यक्ति सामाजिक समस्याओं को विचार करते वक्त, जब व्यक्ति सामाजिक समस्याओं को विचार करते वक्त टारगेट पहले ही डिसाइड कर लेता है, लक्ष्य पहले निर्धारित कर लेता है कि स्त्रियां पिछड़ी हुई है, मुझे उनका कल्याण करना है। पर्यावरण, कल एग्जाम्पल दिया था, पर्यावरण पिछड़ रहा है, मुझे तो पर्यावरण की तरह, तो उसने क्या किया, उद्देश्य लक्ष्यों को पहले पकड़ लिया। विज्ञान उद्देश्यों को लेकर नहीं चलता, ये न्यूट्रल होता है, ये समाज पर विचार करना शुरू करता है, और ये तटस्थ भाव से करता है। इसमें जो भी समस्या आएगी उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। स्त्री का पिछड़ापन भी एक समस्या है, दलितों का भी एक समस्या है, समाज के पिछड़े वर्ग में बालक हो सकते हैं, वृद्ध हो सकते हैं, स्त्री हो सकती है, कोई और हो सकते हैं, तो वो सार्वभौमिकता से सोचता है। बस जब आपका यही विश्लेषण, यही सारा चिंतन मनन न्यूट्रल होके तटस्थता और सार्वभौमिकता के गुण लेके आगे बढ़ता है तो सिद्धांत बन जाता है। और जब उसमें न्यूट्रलिटी ना रह के एक लक्ष्य, एक उद्देश्य के पीछे पड़ जाता है, पहले से ही प्रीमाइंड सेट है, आप पहले से ही सेट हो, तो फिर क्या हो गया, उपागम रह गया। मतलब मतलब ये है कि चौबे जी चले थे छब्बे जी बनने, रह गए दुबे जी बनकर। बस इतना सा अंतर है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब लिख लेते हैं, चार्ट पे ले लेते हैं। ये जो सिद्धांत हैं, लोक प्रशासन के सिद्धांत, ये कुल मिला के तीन अलग अलग यात्रा, तीन अलग अलग दौर में चलते हैं। सबसे पहले परंपरागत, फिर आता है आधुनिक, और फिर आप कह सकते हो समसामयिक। या तो इनको ये नाम दे दीजिए, या फिर इनको शास्त्रीय यानी परंपरागत, और नवशास्त्रीय और आधुनिक, तीन इन नामों से देख लेते हैं। देखेंगे लोक प्रशासन के सिद्धांत।
सिद्धांत एवं नियम, आपका जो टाइटल है उसी से देख लेते हैं। सिद्धांत एवं नियम। पहला लिखेंगे शास्त्रीय। शास्त्रीय यानी परंपरागत। परंपरागत। दूसरा नवशास्त्रीय। नवशास्त्रीय। और यहाँ आधुनिक कह दो। देखिए शास्त्रीय जो सिद्धांत थे, हालांकि पहले हम इनका परिचय करवा चुके हैं। शास्त्रीय सिद्धांत आरंभिक सिद्धांत हैं, विषय के आरंभिक सिद्धांत। इसका मतलब मैं आपसे ये पूछूं कि विषय में सिद्धांत बनना किस दौर में शुरू हुआ था? सन 1887 से 1926 तो पहला दौर, जो विभाजन की वकालत करता है, बस पुकार करता है। फिर आता है 27 से और 37 का दौर, सिद्धांतों का स्वर्ण युग। उस दौर के सिद्धांत जो बने उनको मैं कह रहा हूं आरंभिक सिद्धांत। तो ये विषय के आरंभिक सिद्धांत हैं। इनका आरंभ 1927 से ये प्रशासन में, ये प्रशासन में औपचारिक संगठनों की वकालत करते हैं। औपचारिक संगठनों की वकालत करते हैं। वकालत करते हैं कि प्रशासन को प्रबंधन मानते हैं। मानते हैं। मैं इस विचारधारा की अगर बात करूं, किसकी? शास्त्रीय विचारधारा की। तो शास्त्रीय या परंपरागत जो विचारधारा है, इसमें इसमें मनुष्य को कैसा मानव मानते हैं? आर्थिक। आर्थिक मानव। मनुष्य को आर्थिक मानव मान के उसे अधिक उत्पादक बनाने की कोशिश की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। मनुष्य को आर्थिक मानव मान के, लिख लिया आपने? नेक्स्ट लिखें कि प्रशासन को एक विज्ञान मानते हैं। अब लिख लें नव परंपरागत में। नव परंपरागत या नव शास्त्रीय में, अंग्रेजी में कहें तो नियो क्लासिकल। यह शास्त्रीय सिद्धांतों, यह शास्त्रीय सिद्धांतों यह शास्त्रीय सिद्धांतों की मशीनी अवधारणा, मशीनी अवधारणा का विरोध करते हैं। का विरोध करते।
ये तथ्यों के साथ, ये तथ्यों के साथ साथ मूल्यों को भी प्राथमिकता देते हैं, मूल्यों को भी प्राथमिकता देते हैं। अगला बिंदु, प्रशासन को मूल्यपूर्ण कला मानते हैं, मूल्यपूर्ण कला मानते हैं, शासन को मूल्यपूर्ण कला मानते हैं। अगला बिंदु, अनौपचारिक संगठनों के महत्व को भी स्वीकारते हैं, अनौपचारिक संगठनों के महत्व को भी स्वीकारते हैं। अनौपचारिक संगठनों के महत्व को भी स्वीकारते हैं। नेक्स्ट बिंदु, संगठन सिद्धांतों बजाय, संगठन सिद्धांतों की बजाय उसके व्यवहार, संगठन सिद्धांतों की बजाय उसके व्यवहार को केंद्र में रखते हैं, उसके व्यवहार को केंद्र में रखते हैं। जब उसके व्यवहार को केंद्र में रखते हैं तो इसका मतलब है संगठन का व्यवहार से मतलब है उसके सदस्यों का व्यवहार, उसमें शामिल लोगों का व्यवहार, कि वो कैसे प्रोत्साहित होते हैं, कैसे नहीं, क्या भावनाओं का भी उसमें कोई रोल है, इधर होते हैं तो क्यों होते हैं, उत्तेजित होते हैं तो क्यों होते हैं, नकारात्मक बिहेव करते हैं तो क्यों करते हैं। एक एक बिंदु को देख सकते हो, ये वास्तव में इनके रिएक्शन में आया एक दौर है पूरा का पूरा। ये पूरी तरह विज्ञान के तरीके, विज्ञान के सिद्धांत खोजते थे, अतः कैसी अवधारणा बन गई थी, मशीनी अवधारणा। तो उस मशीनी अवधारणा, ये पूरी तरह साइंटिफिक जो अप्रोच थी उसका विरोध करते हैं और क्या कहते हैं कि ये मनुष्य, चंचल चित्त वाले मनुष्यों का एक संगठन है। अतः आप इस तरह की चीज, जैसे आप याद करो रॉबर्ट डाहल क्या कहता है, रॉबर्ट डाहल यही तो कहता है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम नाम की किताब में, वो 3 बातों को केंद्र बनाकर इनका विरोध करता है कि प्रशासन एक विज्ञान नहीं बल्कि क्या है, कला है। तो इस तरह से ये लोग कहते हैं, किसका महत्व स्वीकार करते हैं, मनोविज्ञान का महत्व स्वीकार करते हैं और कहते हैं मनोविज्ञान की मदद से उसके व्यवहार को समझना चाहिए कि वो ऐसा है तो क्यों है। अब भाई कोशिश तो मैं कर सकता हूं कि वो ऐसा है तो क्यों है, पर मुझे पता नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांतों में भी काफी सारे सिद्धांत हैं, जैसे अब इसमें लिख लो, एक दो लाइन इसमें भी लिख लो। और इनमें लिखो, इनमें इनमें मूल्यों के साथ, मूल्यों के साथ तथ्यों, मूल्यों के साथ तथ्यों को भी प्राथमिकता, प्राथमिकता दी जाती है। अब मनुष्य को अधिक उत्पादक के साथ साथ अधिक संतुष्ट, अधिक संतुष्ट और प्रोत्साहित बनाने की कोशिश भी होती है। अधिक संतुष्ट और प्रोत्साहित, मोटिवेटेड बनाने की कोशिश होती है। इस दौर में
कला और विज्ञान दोनों का समन्वय प्रतीत होता है। चलिए अब सारे सिद्धांतों को लिखते हैं क्रमबद्धता से। पहले एक आध मैंने शायद लिखवाया, पद सोपान लिखवा दिया था, लिखवाया था या समझाया था? लिखवा दिया था कंप्लीट। तो सबसे पहले शास्त्रीय सिद्धांत ए जो लिख दिया उसका केवल नाम लिख के छोड़ देंगे, एक चार्ट बन जाएगा पूरा कि आप लिख चुके, और जो छूटा है उसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी। कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे समझ जाओगे। तथ्यों के साथ साथ मूल्यों की तरफ ये बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा कंटेंट थोड़ा सा आगे हो जाता है। यहाँ पे क्या है, पद सोपान, आदेशों की एकता, नियंत्रण का दायरा, इस तरह के मैनेजरियल सिद्धांत एकदम विज्ञान की तरह के। यहाँ आते आते निर्णय निर्माण, प्रशासनिक व्यवहार, ये सारी चीजें, मनोबल, ये सब पढ़ने लग जाएंगे हम, इतना चेंज हो जाएगा। आप पहले कभी क्लास लिए हो क्या मेरी, आपसे पहले? कहाँ पे पढ़ी थी? नहीं नहीं, किसी और इंस्टीट्यूट। सावधान रहना, कोई आपकी फोटोकॉपी घूम रही है, फिर बदमाशी वो करेगी, पकड़े आप जाओगे। हाँ तो पहले एक को समझ लेते हैं शास्त्रीय सिद्धांतों में। और शास्त्रीय सिद्धांतों में सबसे पहला था पद सोपान। आप लिख चुके हैं, फटाफट इसको मुझे बता देंगे पद सोपान का मतलब क्या होता है। मैं एक लाइन में रिपीट कर देता हूँ तो नया विद्यार्थी लिख। औपचारिक संगठनों में, औपचारिक संगठनों में कार्मिकों की ऐसी व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था जिसमें उनकी उनकी उच्चा नीच या उच्चस्थ, अधीनस्थ, ऐसी व्यवस्था जिससे, जिसमें उनकी उच्चा नीच या उच्चस्थ अधीनस्थ क्रम में व्यवस्था होती है, व्यवस्था होती है, पद सोपान कहलाती है। पद सोपान क्रमिक व्यवस्था कहलाती है। इसको हायरार्की भी बोलते हैं अंग्रेजी में। हायरार्की का मतलब होता है नीचे से ऊपर बढ़ते क्रम में। क्रमिक व्यवस्था होती है। इसकी आपको पता है आवश्यक शर्त क्या है, पहले बताई थी आपको, फिर से लिख देते हैं कि शर्त ये होती है कि प्रत्येक निचला कर्मचारी कोई भी कार्य अपने उच्चस्थ अधिकारी से परमिशन के बाद ही करता है। अर्थात वो किसी से भी संपर्क करे, कोई भी काम करे, कुछ भी, वो ऊपर से ऑर्डर मिलेगा तब करेगा। नीचे वाले के लिए वो बॉस होगा। आपस में ये बॉस और अधीनस्थ का संबंध होता है, एक के बाद ऊपर नीचे, यही कहलाती है पद सोपान क्रमिक व्यवस्था। इसका डायग्राम इस तरह हो सकता है। यह है आपकी पद सोपान। ए से ऊपर बी से ऊपर सी, डी, एफ। अब ए के बराबर कर्मचारी है एफ, डी के बराबर ई, और सी डी दोनों बराबर के, और सबसे ऊपर जो है वो है बॉस ओ।
ये सबका बॉस है। अब इसमें ये बॉस का उसने यहाँ ये ध्यान मत देना कि ABCDFG को क्रम तोड़ दिया आपने, मैंने तो नाम दिए, XYZ भी दे सकता था, या रामलाल श्यामलाल और रामफल भी कह सकता हूँ, भी कह लूँ। ये नाम है केवल, ये संबंध है अधीनस्थ संबंध, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से होता है। और एक होता है सबसे ऊपर, इस तरह की व्यवस्था क्या कहलाती है? पद सोपान क्रमिक व्यवस्था कहलाती है। इसका सिद्धांत लिखेंगे। या फिर काम करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का और अभ्यास हो जाएगा तो थोड़ी डिटेल लिखवा देता हूँ। एक नोट लिखो, पुणे और रिले ने पुणे एवं रिले ने इसे स्केलर प्रोसेस कहा है। स्केलर प्रोसेस कहा है। स्केलर प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जैसे स्केल होता है ना, फुटा, ये लो फुटा, फुटे में क्या होता है? एक निश्चित अंक के बाद दूसरा होता है, ऐसे। तो उन्होंने कहा है कि ये संगठन में पदसोपान स्केल की तरह होता है, एक अंक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, बड़ा अच्छा पदों का क्रम होता है, व्यवस्था होती है। तो ये व्यवस्थित जो चीज है, ये इससे बड़ा फायदा भी होता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा लिख लो, पद सोपान के फायदे। पद सोपान के फायदे। देखिए, पहला बिंदु, पहला बिंदु पद सोपान में पहला बिंदु लिखेंगे, कार्य कुशलता बनी रहती है। तो संगठन में कार्य कुशलता बनी रहती है। स्पष्ट पारदर्शिता होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, उत्तरदायित्व की स्पष्टता होती है। नेक्स्ट लिखें, इसलिए समन्वय में आसानी होती है। समझ में आया क्यों? क्योंकि इसको कोई काम सौंपा है, सबकी अलग अलग ड्यूटी है, सबका अपना अपना योग्यता के अनुसार काम बांट दिया जाता है, उसको पद दे दिया जाता है। मान लो कि इस स्तर पर कोई कमी हुई है, कोई गलती हुई है, तो पद सोपान में स्पष्टता इसको पकड़ लेंगे कि भाई तुमने गलती की। पारदर्शिता रहती है, एक बात तो ये। कार्यकुशलता रहती है क्योंकि पदों की संरचना जो की जाती है एक के बाद एक, उनकी योग्यता के आधार पर की जाती है। योग्यता से क्या है, योग्य कार्मिक हमें मिला तो कार्यकुशलता अच्छी रहती है संगठन में। कार्यकुशलता रहेगी, संगठन तेजी से उद्देश्यों की तरफ बढ़ेगा, स्पष्टता रहेगी, पारदर्शिता रहेगी, फायदे ही फायदे। पद सोपान तो बड़ी अच्छी चीज है, नहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं, लिखो नुकसान। पद सोपान के नुकसान, डिमेरिट्स ऑफ हायरार्की। भाई सोच के बताओ, आपको क्या नुकसान नजर आता है? संगठन में ऐसे पदों की रचना जब करते हैं योग्यता के आधार पर बड़ी स्पष्टता से, तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं क्या? सबसे पहला तो ये होगा मेरे हिसाब से कि जो हम कह रहे हैं ना कि समन्वय में ये एक तरफ तो आसानी करता है, लेकिन ये नुकसान भी कर सकता है। समन्वय में दिक्कत आती है कहीं हद तक। कैसे? हर कार्मिक क्या होता है, हर कार्मिक अपना एक प्रभाव क्षेत्र पैदा कर लेता है। हर कार्मिक की अपनी योग्यता है तो उसका अपना प्रभाव क्षेत्र भी होगा, यस और नो? वो अपने प्रभाव क्षेत्र तक अपनी शक्तियों का दुरुपयोग भी कर सकता है, अपनी शक्तियों की दादागिरी लगा सकता है। अर्थात वो है तो नौकर, है तो वो क्या, एक नौकर, लेकिन क्या बन सकता है, यस और नो? पद सोपानिक संगठनों की सबसे बड़ा दोष ये होता है कि नौकरशाही पनप सकती। ये आदमी अपनी पूरी फॉर्मेलिटी करने के चक्कर में क्या करता है, फाइल को दबा के बैठ जाता है, फाइल को दबाता है, अपने पद स्थिति का
नाजायज फायदा भी उठा सकता है, अपने प्रभाव क्षेत्र बना लेते हैं जो दिक्कत कर सकते हैं। अतः एक तरफ समन्वय में आसानी होती है तो दूसरी तरफ समन्वय में दिक्कत भी हो सकती है। कई बार सुनते हो ट्रांसफर हो गया, एक व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया यहाँ से, बट रिलीव नहीं हुआ, दूसरा ट्रांसफर होके आ गया, एक ही कुर्सी पर दो व्यक्ति। अभी केस हुआ पिछले दिनों अखबार में आया। अब दिक्कत हो गई कि भाई कौन इस पद पर है कौन नहीं है, बड़ी समस्या। आपस में कई बार अफसरों का अहम भी टकराता है संगठन में, हर व्यक्ति अपने महत्व दर्शाता है कि यहाँ मैं हूं मेरी चलेगी, ये दिक्कत करता है। समन्वय में दिक्कत भी हो सकती है, लेकिन आपको इसे लिखना नहीं है। दूसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण नुकसान वो है कामों में देरी। सबसे स्पष्ट जो नुकसान है, अरे यहां से यहां फाइल जब जाएगी, फिर यहां से यहां जाएगी, फिर यहां से यहां जाएगी। मैंने आपको ओलावृष्टि का एग्जाम्पल देके समझाया था। तो सबसे बड़ा पद सोपान का नुकसान क्या है, लिख लो। पद सोपान का सबसे बड़ा नुकसान कार्यों में होने वाला विलंब है। डिले इन वर्किंग इज द मेजर demerit of any organization by hierarchy। दूसरा लिख लो, संगठनों में लाल फीताशाही पनपती है। एक नोट लिख लो यहां, और नोट लिखें, पद सोपान क्रमिक व्यवस्था की वजह से पद सोपान क्रमिक व्यवस्था की वजह से होने वाली देरी से बचने के लिए होने वाली देरी से बचने के लिए होने वाली देरी से बचने के लिए हेनरी फेयोल ने पद सोपान से संगठनों में होने वाली देरी या होने वाली देरी से बचने के लिए हेनरी फेयोल ने एक सिद्धांत दिया जिसे गैंग प्लंक थ्योरी कहते हैं। हेनरी फेयोल ने एक तरीका बताया या एक सिद्धांत दिया एक तरीका या सिद्धांत दिया जिसे गैंग प्लंक थ्योरी कहते हैं। हेतु सिद्धांत ये लिखवा दिया था पहले ही, जिसे गैंग प्लंक थ्योरी कहते हैं। और आपने ये भी लिखा था, विस्तार से डायग्राम भी बना लिया था। क्या था, एक बार रिपीट कर लीजिए कि यदि एक स्तर पर संगठन में किसी स्तर पर बैठे कार्मिक को यदि अपने समकक्ष व्यक्ति से संपर्क करना है तो वो ऐसा कर सकता है, ये कहता है गैंग प्लंक सिद्धांत, वो ऐसा कर सकता है। परंतु आप कहोगे सर पद सोपान टूटेगा, पद सोपान टूटेगा तो दिक्कत होगी। पद सोपान क्रमिक व्यवस्था को हम ऐसे ही भंग नहीं करते, क्योंकि अगर उसे भंग करेंगे तो संगठन में नुकसान होगा। पद सोपान को तोड़ने से क्या होता है, विरोधाभास पैदा होता है, किम कर्तव्य विमूढ़ता आती है, आपस में उत्तरदायित्व टकराते हैं, और वो संगठन जो हम कार्यकुशलता चाह रहे थे वो पूरी तरह क्या बन जाता है, बेकार बन जाता है। इसलिए संगठन का पहला और सर्वाधिक आवश्यक गुण है पद सोपान। पर ये पद सोपान किस काम का, कहते हैं जब गले की हंसली ही खुद गला दबाने लगे तो वो हंसली आभूषण नहीं रह जाता, वो फांसी बन जाती। तो ऐसा कोई सिद्धांत किस काम का जो स्वयं में उद्देश्यों के विपरीत काम करने लगे। संगठन बनाया तो था कि कल्याण हो, अच्छा प्रशासन चले, फटाफट से सेवाएं मिले, लेकिन उन सेवाओं में देरी होने लग गई उस सिद्धांत की वजह से। इन दैट केस हेनरी फेयोल गिव्स यू दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन व्हिच कॉल्ड गैंग प्लंक थ्योरी। वो कहती है कि ऐसा कर सकता है बिना फॉर्मेलिटी के, उसे ऊपर से परमिशन की आवश्यकता है, बस उसे अपने उच्चस्थ निकटतम उच्चस्थ अधिकारी से इस आशय का परमिशन लेना पड़ेगा। सबसे नजदीकी ऊपर जो बैठा है उससे परमिशन लेके वो ऐसा कर सकता है। तो क्वेश्चन बना लीजिए सीधा सीधा, क्या है क्वेश्चन, इस तरह कह सकते हो आप कि गैंग प्लंक थ्योरी का आवश्यक शर्त है निम्न में से कौन सी है कौन सी नहीं। अभ्यास में डाल दूंगा, यहाँ लिखने के टाइम खराब मत करो, कोई दिक्कत नहीं, सवाल बन सकता है। गैंग प्लंक आपको पता होनी चाहिए। गैंग प्लंक निम्नलिखित में से पद सोपान की आवश्यक शर्त है,
क्या है ये भी पूछा जा सकता है। पद सोपान का दोष नहीं है, फायदा क्या है, दोष क्या है, सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत लिखो, आदेशों में एकता। इसमें लिखिए, यह सिद्धांत मानता है कि किसी भी संगठन में, यह सिद्धांत मानता है कि किसी भी संगठन में कर्मचारियों को या सदस्यों को आदेश केवल और केवल एक ही आदेश केवल और केवल एक ही उच्चाधिकारी से मिलने चाहिए। आदेश के अलावा और क्या लेंगे, कॉमन सेंस भी लगा लिया करो। आदेश केवल और केवल एक ही उच्चाधिकारी से मिलना चाहिए। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, मैं जब बोलता हूँ और आप पीछे छूट जाओ, मान लो, तो उस जगह को खाली छोड़ के आगे लिखना शुरू कर दिया करो, जगह छोड़ दिया करो। आप इंतजार करते रहते हो या किसी से में अगला छूट जाएगा, तो ये छूटने की प्रक्रिया में फिर आप छूट ही जाओगे। पढ़ाई में भी यही होता है, घर पे आप लोगों के कहीं चले गए शादी विवाह में, घर में कहीं पे भी कुछ टॉपिक छूट गए, तो फिर आप उनको आके करते रहते हो, वो भैया एक्स्ट्रा टाइम में कवर करो। जो रूटीन है, जो रेगुलर चल रहा है, उसको पहले करो और उसी में फिर एडजस्ट करो। खाना छोड़ो, नहाना छोड़ो, चाहे सोना छोड़ो, कुछ भी छोड़ो, उस अतिरिक्त टाइम को लेकर फिर उन टॉपिक्स को कवर करो। अगर अभी मुझे नहीं सुनकर कुछ और कर रहे हैं, जैसे मैडम थोड़ी देर पहले हम पढ़ाना शुरू कर चुके हैं, तब भी फोटो ले रही थी, पीछे का ले लेते हैं, बाद में ले लेना, पहले जो चल रहा है उसे डोंट एक्सक्यूज। ये कमी है हमारी, फिर क्या है, उसमें पीछे छूट जाओगे। और ये छूटने का क्रम एक दिन ऐसा आएगा, इसे योजना का ग्रेशम नियम कहते हैं। आगे लिखवाऊंगा अभी आपको। योजना का ग्रेशम नियम ये कहता है कि हर एक व्यक्ति अपने जीवन में दो तरह के कामों से संबंधित होता है। चलो इसको समझा देता हूं, आगे आएगा दूसरे दौर के जब सिद्धांत आएंगे ना, उसमें इसको समझाऊंगा। अभी लगे हाथ आपने ऐसा काम किया है तो उसको समझा देते हैं, प्रासंगिक है थोड़ा सा। हम दो प्रकार के कामों के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक तो होता है दैनिक गतिविधियां, अर्थात दिनों दिन संपन्न किए जाने वाले कार्य, और दूसरा होता है हमारे लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म टारगेट जो होते हैं, सबके होते हैं, यस और नो, सबके है ना। आपका क्या है, आपसे पूछ रहा हूँ भैया, पीछे क्या है लॉन्ग टर्म टारगेट आपका, नाम क्या है आपका, विकास जी, कौन सा दिन है मेरी क्लास में, फर्स्ट डे, तो बातें क्यों नहीं कर रहे, नाराज हो, तरह क्यों बैठे हो ऐसे एकदम मूक बधिर की तरह। यार नॉर्मल हो जा, कोई बात नहीं, पहला दिन ही आखिरी दिन समझो, शानदार तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। किसी ने कहा सर पढ़ाई शुरू करेंगे, जो ऐसा कहता है ना शुरू करेंगे शुरू करेंगे, वो कभी नहीं करता। प्लान बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अरे नहीं भाई, जब आई गए हो ना, मैदान में कूद गए हो, फटाफट तलवार चलाना शुरू करो, देखा जाएगा, जीत अपनी हो। पहला दिन ही ऐसा समझो जैसे इनकी तरह बहुत पहले से पढ़ रहे हो। तो अब बताइए, आपका कोई जिंदगी में कोई टारगेट है लॉन्ग टर्म का? मुस्कुराते बड़ा अच्छा हो, अब बता दो। देखिए, इतने उम्र के बाद भी जब हमें जक रह जाती है, समझिए आप, अगर आपका दोस्त नहीं है, मैं एक विद्यार्थी की तरह सोचता हूँ, अभी इनको इनके दोस्तों के ग्रुप में खड़ा कर दो, चुप करवाने से भी नहीं होंगे। और अभी यहाँ हम बात कर रहे हैं तो थोड़ी झिझक है, सर आज यार पहला दिन आया हूँ, आज ही आपने टारगेट कर लिया, पूछ लिया, गलत बात है। कोई बात नहीं, आप बताइए आपका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या है? जॉब लगना है, सीधी सी बात है सर, कुछ भी सबका होता है अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ, ये आपका है कि जॉब लगना। लेकिन आप दैनिक जीवन में भी कुछ करते हैं, यहाँ भी कुछ है, बिल्कुल है, बोलो सब, खाना खाते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, ढेर सारे काम करते हैं ना, करते आप ये भी हो, नो डाउट। कब करते हो? पहले दिन, जिस दिन आप डिसाइड करते हो उस दिन बहुत करते हो जबरदस्त। हर नई साल में आपको एहसास होता है, सब रेजोल्यूशन लेते हैं, फर्स्ट तारीख याद करो 1 जनवरी, ताबड़तोड़, या जैसी फॉर्म निकला, जैसी विज्ञप्ति आई, जैसी जयपुर आए, हर नई घटना के साथ जैसे ही पता लगा वो लग गई पड़ोसन। रिश्तेदारी में कोई खबर आई कि फलां का छोरा लग गया, भाई साहब जोश आ जाता है, खून की जगह पता नहीं क्या दौड़ता है शरीर में उस दिन तो जबरदस्त। आप करते हो काम इसके लिए, पहला दिन आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सारा ये किया वो किया, पता नहीं क्या क्या कर देते हो, पढ़ाई भी शुरू।
अगर पढ़ाई का है काम तो पढ़ाई करते हो, किसी और चीज का है तो वो शुरू कर देते हो। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है, धीरे धीरे वो इन्हें क्या करता है, इनसे पीछे हटता जाता है। कहा जाता है, योजना का ग्रेशम नियम यह कहता है कि मनुष्य की टेंडेंसी होती है कि उसकी दिनों दिन की जाने वाली गतिविधियां उसके लॉन्ग टर्म के टारगेट को रिप्लेस कर देती हैं, प्रतिस्थापित कर देती हैं। वो दैनिक गतिविधियों में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि इन्हीं को करता रहता है, इनको जरूर करेगा वो। क्या कोई खाना छोड़ता है? छोड़ता है क्या कोई? सोना छोड़ता है? छोड़ती है कभी? नहाना छोड़ता है? बोले ये तो कभी कभी हो जाता है। नहीं, दैनिक गतिविधियां हैं, दैनिक गतिविधियों को आप जरूर करते हो, तो जरूर करते हो तो ये हो जाती हैं। इनको कभी रिप्लेस किया नहीं किया, तो फिर इलाज क्या है? इलाज क्या? तो योजना का ग्रेशम नियम आपको एक सॉल्यूशन देता है कि जब आपकी प्रवृत्ति ये है कि आप इनको तो करोगे ही करोगे, इनको करोगे ही करोगे, तो ऐसा करो, इनको कन्वर्ट कर लो किसमें? दैनिक गतिविधि। आप इनको टुकड़ों में इसको को बांट लो, प्लानिंग करके कि 200 टॉपिक हैं पर डे, मुझे 3 टॉपिक या 4 टॉपिक करने हैं तो करने हैं। 4 टॉपिक को इधर के काम से जोड़ दो, इससे खाने से। खाना खाने जब जाऊंगा जब मुझे नहाना जब है जब मेरे ये टॉपिक हो जाएंगे। मतलब ऐसे कर लो जैसे आपका डेली रूटीन, उससे जोड़ दो। उसके बिना कुछ भी नहीं करूंगा, भाड़ में जाए सारी दुनिया। अगर ऐसी आदत आपने केवल 21 डेज 21 दिन कर लिया, तो साइंस ये कहता है 22वें दिन आपकी आदत बन जाएगी, हैबिट बन जाती है। बस इतना सा करना है। ऐसा कर लोगे तो ये फिर क्या होगा, फिर ये इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। आपको इसके बारे में सोचना ही नहीं है, पहाड़ के बारे में। आप तो बस इस डेली को किए जाओ, एक दिन आप देखोगे कि ये थोड़ा थोड़ा करते करते वो सारा पहाड़ क्लियर हो गया, वो सारा का सारा पहाड़ क्लियर हो गया। इसी को तो कहते हैं करत करत अभ्यास के जड़मति। यही होता है। योजना का ग्रेशम नियम आपको बहुत अच्छे से आता है। प्रशासन पढ़ के जिंदगी सुधार सकते हो अगर अच्छे से पढ़ोगे। पेपर क्या चीज है, मामूली सी 18 सवाल आने हैं, इजीली हो जाएंगे। ठीक है, आज का समय हो गया है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में।